वो कुल मिलाकर एक समूचा वक्तव्य है और जाहिर सी बात है उस वक्तव्य में संध्या जी की कविता को समझने के बहुत सारे सूत्र हैं। हम सब पढ़ेंगे तो उन सूत्रों से विस्तार के लिए अपने वो तलाशेंगे रास्ते। और कविता सुनने के बाद फिर कोई वक्तव्य रह नहीं जाता, इसलिए मैं अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूँगा प्रणय जी से कि वो अपना वक्तव्य दे लें, फिर हम लोग संध्या जी की कविताएँ सुनेंगे। तो फिर क्या लगने लगता है कि कविता के बाद फिर वक्तव्य हो, तो वक्तव्य हो जाए तो फिर कविता सुनते हैं। आदरणीय अलका जी और इस कविता संग्रह की कवि संध्या नमोलता, मंच पर हमारे सभी सम्मानित साथी और जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो जो मुझे नहीं कहना है उसके बारे में पहले बात कर देता हूँ। प्रकर्ष ने अपनी बात की शुरुआत उस एलिनेशन से की जिसको उन्होंने इन कविताओं के एक लक्षण के रूप में पहचाना। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, उन्होंने काफ़ी गंभीरता से कहा है। और इसके अलावा पर्यावरण पे, राजनीति पर, देश के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो दायित्व बोध की कविताएं हैं उनके बारे में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। काव्य भाषा के भी संबंध में हमारे साथियों ने बहुत कुछ बातें कही हैं, हालांकि बहुत कुछ कहा जाना बाकी है। तो जो फ्लैट में लिखा है अलका जी ने कि कुछ कविताओं को पढ़ ऐसा होता है कि मैं अगर उन पर कुछ लिखना चाहूँ तो वे शब्द नहीं मिलते जो उस कविता के साथ में आए, ऐसे मेरी भाषा में ऐसा होता है। और लेकिन मुश्किल ये है कि आज के ज़माने में जो भी कविताएं लिखी जाती हैं, आज के ज़माने में क्या आधुनिक काल में, उसमें एक तरह की जुगलबंदी उन लोगों के साथ भी होती है जो उन कविताओं के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कवि खुद भी जिन अर्थों को अभीष्ट नहीं मानता वो अर्थ भी खुलने लगते हैं उन लोगों के द्वारा जो उन कविताओं को पढ़ते हैं। बसंत ने बहुत ठीक बात कही कि भाई ये जो सुनो जोगी वाला अंश है इस संग्रह का, वो बहुत ही सघन है, बहुत ही गहरा है। तो मुझे ऐसा लगा कि उससे पहले की जो कविताएं हैं वो एक तरह से सुनो जोगी लिखने का ही पूर्वाभ्यास है और सुंदर ढंग से वो उस जगह पहुंची जहां वो पहुंचना चाहती थी अपनी कविता में। और नेताजी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक अलग तरह की संध्या से उनका परिचय हुआ। सचमुच इस संग्रह के माध्यम से इस अपनी संध्या को हम लोग जानते रहे तो उससे एक अलग संध्या। और जाहिर है कि किसी भी कवि के अपने लेखन में उसके पुरखे बोलते हैं, इसीलिए कारण नहीं है कि बसंत जी को महादेवी याद आती हैं, कबीर याद आते हैं अलका जी को, या अनिता जी को कनुप्रिया की याद आती है वगैरह वगैरह। उसका कारण भी है जो कि अलका जी के वक्तव्य में भी आया कि एक जोगी जो है हमारे यहाँ एक कहिए कि बहुत पुरानी कविताओं से लेकर जो भक्तिकाल की हैं उसमें एक अर्थ रखता है और उसको चुनना, और खासकर एक पुराने अर्थ, पुराना शब्द या इतना दिन से चला आ रहा शब्द उसमें कोई नया अर्थ भरना, ये बहुत साहस रखता है। बहरहाल अगर मैं इस कविता संग्रह के मुझे ये इजाज़त होती है, मेरी हिमाकत होती कि उस पर पहले कुछ लिख दूँ, जैसे कई लोग उठते हैं किसी कवि के या किसी समान धर्मा रचना कार्य का कुछ लिखते हैं। तो 1933 में चिंता नाम का एक काव्य जो अज्ञे जी का आया था, उसमें भी संबोधन के माध्यम से ही प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। और सन 35 में उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, आपका ध्यान इस बात पे लाने के लिए कि जो हमने पढ़ा वो हमने क्या समझा इन कविताओं को।
मैं जन्म जन्मांतर की अपूर्ण तृष्णा हूं, तुम उसकी असंभव पूर्ति। इस तृष्णा और तृप्ति का कभी मिलन होगा, कहां एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे ये मैं नहीं जानता, न जानने की इच्छा ही करता हूं। इस तृष्णा में ही इतना खरा जीवन भरा है कि और किसी चाह के लिए स्थान नहीं। लेकिन कभी कभी संभावना मन में कौन जाती है ये भी नहीं। असल में क्या है कि एक सीमा के बाद प्रेम एक असंभवता भी है, और ये कवि की अपनी गहराई है कि उसने इस जगह तक पहुंचने तक की एक लंबी यात्रा की। ये पीड़ा से जन्मी कविताएं सबने कहा, सब लोग जानते हैं, बहुत गहरी पीड़ा से जन्मी कविताएं। मुक्तिबोध जी ने लिखा है ना, वेगवती पीड़ा की कन्या। उनकी जो पीड़ा थी उसका स्वरूप अलग था, उसका अधिष्ठान अलग था, लेकिन बहुत ही गहरी पीड़ा से बहुत कुछ अंदर टूटा, बिखरा, सहेजा, फिर टूटा, और उसको सहेजने के क्रम में कविताएं बनती हैं, और फिर उनका कल्मिनेशन होता है उस अथाह गहराई में और विस्तार में उतरने के, जो सुनो योगी कविताओं में दिखाई पड़ता है। तो जो अनिता जी ने कहा कि एक हम नई संध्या से परिचय पा रहे हैं, तो दरअसल कवि ही कविता नहीं बनाता, कविता भी कवि को बनाती। और इन कविताओं ने जो, फिर मुक्तिबोध का शब्द इस्तेमाल करता हूं, कि संध्या के मन की जो अंतर तत्व व्यवस्था है, वो तमाम भावनाएं, वो संवेदनाएं, वो तृष्णाएं, वो इच्छाएं, वो छलावे, इन सब को, ये सब जिस व्यवस्था में इस संग्रह के लिखे जाने से पहले थे, उस व्यवस्था से एक अलग व्यवस्था में पहुंच चुके हैं। तो एक नई संध्या भी इस संग्रह से जन्मी है। और बड़ी गहरी और लंबी अंतर यात्रा की है। एक कविता का टुकड़ा है, उस पल जब कोई स्त्री गुजरती है बिल्कुल शांत, गहमा गहमी में विचरती अपने ही भीतर, गहरी सांसें लेती जैसे हवा पूरी न बिल्कुल। ये उस पीड़ा की काशी जिससे गुजर के ये कविताएं। तो ठीक है, प्यार में उम्मीदें हैं, तो नहीं, प्यार में धोखा है, हिलना है। जो एक दिन हमने खेल किया था, तो पहला वो अच्छी कविता है। और अकेलापन, देखिए प्रेम कविताओं के साथ ये है कि प्रेम और प्रकृति ये शाश्वत विषय है कवियों। कोई कवि ऐसा नहीं होगा, प्रतिरोध का भी बड़ा से बड़ा कवि ऐसा नहीं होगा इसलिए प्रेम की कविताएं न लिखी। तो असल में क्या होता है कि जिस दौर में आप प्रेम की कविताएं लिख रहे हैं, कहीं न कहीं आपकी प्रेम की कविताओं में भी उस समय के पथचिन्ह अंकित हो जाते हैं। ये जो उदासी और विक्षेप है इन कविताओं में, और जिससे उभरने का इतना लंबा उपक्रम, ये अपने समय के उसी एलिनेशन को जो प्रकर्ष ने कहा, और उसके बहुत ही तीव्रतर और घोरतर रूपों तक पहुंचने की बात ही उसमें प्रकट हो जाती है। तो अब ये अकेलेपन में जो मां की याद है, देखिए इसका जो संग्रह का ये समर्पण है, तो एक दिन सारी माएँ चली जाती हैं, एक दिन सारे बच्चे रह जाते हैं इस दुनिया में जूझते अकेले। आदरणीय शारदा देवी की चिर स्मृतियों को समर्पित जिनसे मैं जन्मी। तो अब माँ से अधिक करीब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि वाचा है, मैं सीधे सीधे कवि को आइडेंटिफाई करता हूँ, बोलता हूँ, क्योंकि सीधी बात है, हम लोग जानते हैं भी हमारी माँ और इनकी माँ दरअसल एक ही रोग से गई थी और लगभग आसपास। तो हम लोग बात भी करते थे, मैं उनसे पूछता था क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखिए कि माँ की याद है, नींद उड़ रही है तब भी है, अनेक कविताएं हैं माँ के ऊपर, लेकिन प्रेम के अंदर भी माँ देखिए कैसे आती है, मैं तुम्हें माँ की तरह याद करती हूँ। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट
मेरे ख्याल से इस कवि का किसी प्रेमी या प्रिय के प्रति और कुछ नहीं हो सकता। तो अब जोगी क्या है, इस पर हमारे साथियों ने विचार किया, जोगी कौन है। तो असल में दिक्कत ये होती है कि अब थोड़ा ठोस ठोस भी लगी, कभी कभी लोग बोलते चल रहे हैं। तो जैसे एवं विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने मीरा के जो योगी हैं ना, उनको कहा कि वो खड़मास के आदमी थे, ऐसा लगता है। और अभी कालीकट यूनिवर्सिटी में हमारे मित्र कमल भारती गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई खामखा जो अध्यात्म वगैरह की बात उनके संदर्भ में की जा रही है, योगी नाम का एक प्रेमी था उनका। तो हमें तो लगता है कि योगी यहाँ पर फुल प्यार ही है, और कभी कभी प्रेमास्पद भी, लव इटसेल्फ एंड द लव ऑब्जेक्ट ऑल्सो। और तो एक वो निर्बंध स्वच्छंद भयरहित प्रेम है, और दूसरी वो असुरक्षा से घिरा हुआ, शंका और दुविधा से लिपटा हुआ। तो जोगी तो मीरा का भी था, और सभी को मालूम है कि भाई वो ज्ञानी है, निष्क्रिय है। लेकिन ये ज्ञान और प्रेम का जो पुराना द्वैत है, उसको बिल्कुल अलग ढंग से स्वायत्त किया है इन कविताओं। असल में क्या है कि प्रेम जो है, अगर आप देखिए तो वो एक तरह से मुक्ति की प्रक्रिया है। प्रेम वहां भी हो सकता है जहां कोई प्रेमी न हो, जिसको आप प्रेम करते। वो किसी भी सौंदर्य में पूरी तरह से डूब जाने या लय हो जाने का नाम है ना। जब आप एक तरह से अपने अस्तित्व से बेखबर हो जाते हैं, उस अर्थ में वो कहीं कहीं मृत्यु की भी कामना के बहुत नजदीक है। ये जो मौत मृत्यु की बातें इस संग्रह में आती हैं, उनको इस संवेदन से जोड़ के देखिए। तो हो सकता है कि जोगी एक सनातन प्रेमास्पद है, प्रिय पात्र है। तो अब जैसे मैंने एक कहानी आपको अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सुनाना चाहता हूँ संक्षेप में। एल्बert कामू का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। उनकी एक कहानी है एडल्ट्रेस। एडल्ट्रेस का अर्थ आप लोग जानते हैं। तो कहानी को इतनी है कि वेनिस में या कहीं एक व्यापारी होता है और हिसाब किताब दिन भर करता है, उसकी जिंदगी से चलती है। कोई बहुत परिवार और प्रेम का कोई वक्त उसके पास नहीं होगा। तो अब वो अपनी पत्नी को लेकर एक बार व्यापार के सिलसिले में अरब जाता है, और वो अपना दिन में काम कर रहा है सौदागरों के साथ। ये छत पर ऊपर जाती है, और वहां पे अनंत जो बालुका राशि है, उस पे जो ज्योत्सना छिटक रही है, उसको वो एक टक देखते हुए खो जाती है, बाल बिखरे हुए। इसको कहता है कामू, टाइटल दिया है एडल्ट्रेस। जरूरी नहीं है कि कोई प्रिय पात्र। बात यह है कि जो हमारी बहुत ही परिचित और पेचीदी और घुटन भरी और निषेध और प्रतिबंधों की जिंदगी है, वो चाहे मीरा की रही हो, चाहे किसी की रही हो, उससे बाहर निकल के कोई प्रिय पात्र हो न हो, किसी और चीज में लय हो जाना, अपने आप को द्रोहित करने की कोशिश करना, यही क्या है। तो कवि की खासियत ये है कि वो बहुत ज्यादा पीड़ाओं को समेट कर, जिसके उत्स निश्चित रूप से व्यक्त रहे होंगे, उनको एक बहुत उदात्त धरातल दिया जाता है। और जो अनंत असीम तक बढ़ा ले जाने की बात है, उसको जिसका संकेत किया है फ्लैट में भी। तो कभी कभी एक लगता है कि एक नव रहस्यवादी सा स्वर आगे जाके करता हूं, बड़ा आध्यात्मिक सा लगता है। आध्यात्मिक का मतलब धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक शब्द से नहीं से बोलना चाहिए।
कार्ल मार्क्स ने स्पिरिट और स्पिरिचुअलिटी बहुत सारे इस तरह के शब्द अपने उनके साहित्य में बहुत से लिखे हैं। तो ये जो उदात्तीकरण है और उसको प्रकट करने के लिए जो उन्होंने कॉस्मिक बिंब दिए, चांद, सूरज, तारे, अंतरिक्ष, आसमान, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ब्लैक होल, ये कॉस्मिक बिंबों में उस विराटता को समेटने की कोशिश की है, उस उदात्तता को समेटने की कोशिश की है जो जहां तक वो पहुंची। लेकिन एक फर्क ये है कि इस उदात्तीकरण में भी रियलिटी का जो सिरा है वो कभी भी छोड़ा नहीं। जैसे इसी जोगी श्रृंखला की कुछ कविताओं का मैं शीर्षक आपको बता दे रहा हूं। यात्रा को प्रेम नहीं कहते, प्रेम एक अभियोजन का शब्द है, प्रेम एक भाव। तो वह जो यथार्थ में है प्रेम, जिसका उदात्तीकरण हुआ, जिसको कॉस्मिक बिंबों में इतनी विराटता में पहुंचाया गया, उसकी भी है ऐसी कि वहां से विराटता से फिर वापस लौटना है। आप खोते हैं सौंदर्य में, फिर लौटना तो अपनी जिंदगी में पड़ता है। यू हैव टू फेस दैट। तो इसीलिए प्रेम में बहुत कोई मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान में तो मिल जाती है। और कबीर वगैरह जैसे जिनको कहा गया कि साहब ये ज्ञान मार्गी हैं, उन्होंने खाली प्रेम की बात की। तो असल में देखिए, मैं कभी और मौका मिलेगा तो मैं आज से 32 साल पहले मैंने अज्ञे की कविताओं को मनोविश्लेषण के औजारों से खोलने की कोशिश की थी, और मुझे बहुत दिनों बाद ऐसी कविताएं मिली हैं जिसमें मुझे फिर जरूरत महसूस होती है कि मनोविश्लेषण के कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके उनके अर्थों को खोलूं। तो जैसे इच्छा जो है, लाका के अनुसार कुछ लेखा भी कहते हैं, जो भी सही उच्चारण है, कि इच्छा जो है वो सदैव अन्य की इच्छा है, और ये अन्य द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने की इच्छा है। और हमारी इच्छा लगातार ये जानने में रहती है, ये प्रश्न करने में रहती है कि जो अन्य है उस अन्य की इच्छा क्या है, और उसके हिसाब से हमारी इच्छा भी गठित होने लगती है। इस तरह से नहीं कि उसका प्रभाव ले लिया सीधे सीधे, हमारी इच्छाओं का जो गठन होता है वो उसकी अपेक्षा नहीं। और जिस कविता को मैंने आपसे पहले शुरू में ही सुनाया, तो वो कविता जो कहती है ना कि असंभव पूर्ति तृष्णा, तो जिसको लेखा ने कहा है डिजायर कभी फुलफिल नहीं होती, हरदम सरप्लस रह जाता है, हरदम सरप्लस है। इसलिए आप देखिएगा कि इन कविताओं में जैसे लगता है, कभी कभी तो जैसे लगता है कि तुम ये हो, 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 मैं ये हूं, और करते करते जैसे एक तरह की विक्षेप की अवस्था जैसी होती है, फिर सब सूझ से बढ़ता है और बात कहीं रुकती नहीं, कहीं खत्म ही नहीं होती हो। डिजायर का पूरी तरह से नहीं। तो अब होता क्या है कि जो एपेटाइट फॉर फुलफिलमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, उसको जब आप प्रेम की मांग से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेखा का शब्द है, तब जो बचेगा वो है डिजायर। इट इज ऑलवेज सरप्लस। तो ये सरप्लस डिजायर की कविताएं बड़ी गहरी कविताएं। तो अब जैसे कभी कभी ये होता है, अज्ञे जी में होता है, और वो आप नहीं भी जान सकते हैं किससे प्रेम है। हो सकता हो आप प्रेम को ही प्रेम कर रहे हैं। वो मेरी वधू है, उसी से सुना रहा हूं। मैंने उसे कभी नहीं देखा। जिस संसार में मैं रहता हूं उसमें उसका अस्तित्व ही कभी नहीं रहा, पर मेरा अंग प्रत्यंग उसे पहचानता है। मेरे शरीर का प्रत्येक अणु उसकी समीपता को प्रतिध्वनित करता है। और कभी कभी परिपूर्ण होने की जो इच्छा होती है वो प्रकारांतर से मृत्यु की इच्छा है। मृत्यु की और जीवन की
जो इच्छाएं हैं, जीवन इच्छा और मरण इच्छा, दरअसल होती एक ही, लेकिन जब दमन होता है किसी एक का तो दूसरे का भी इसी में दमन हो जाता है, एंड देन दे गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। यहां पर इनकी कविताओं, जैसे ये कविता है ना कि जिंदगी मृत्यु का पूर्वाभास, और कई जगह विदा लेने की बात है, अब मैं पैक करती हूं। ये जो मृत्यु की कामना है वो उस डिजायर से की सहोदर है, उसकी विपरीत है। तो मैं सोचता हूं कि और बातें होंगी। बहुत बेहतरीन संग्रह है, और उसने, जैसे ठीक बात है कि हम लोग कविताएं या साहित्य लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक दायित्व का एक बोध होता है। और लेकिन एक बात ये भी है जिसको पुराने शब्दों में लोग कहते हैं स्वांतः सुखाय। स्वांतः सुखाय तो नहीं लिखा है, वो नहीं कहता। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अन्य की अपेक्षा भी नहीं रह जाती है आपको। अन्य की अपेक्षा मतलब पाठक की अपेक्षा। ऐसी ज्यादा अब डूब के लिखी गई कविताएं नहीं हो सकती, और इस संग्रह में कई ऐसी हैं। तो वो जो डूबना है, वो अपने को खो देने का जो भाव है, और सब फिर अचानक फिर अपने को उसी दुनिया में पाना, फिर उसका द्वंद्व, ये लगातार जो है ये प्रेम की डायरेक्टिक्स, ये जो है इस संग्रह में चलती रहती है। तो आगे कभी और बातचीत होगी। मैं संध्या को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सब लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।